नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। श्रृंखला चल रही है विश्वविद्यालय परिसर से और बात हो रही है टूरिज्म विभाग की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के टूरिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार वो एक के बाद एक कार्यक्रम रेडियो के लिए दे रहे हैं जो कि उनके स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ ही जो टूरिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग भी इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आप लगातार जो है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं और आप हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहती हैं इस तरह के हम कार्यक्रम में आए, अपने विचार रखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें या आपको मालूम भी होगा कि जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है, ऑलरेडी नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसे यूनेस्को ने भी अपनी बायोस्फीयर की सूची में शामिल किया है। ये एक बहुत गौरव की बात होती है किसी भी पार्क के लिए, किसी भी धरोहर के लिए, कि उसको नेशनल लेवल पर, उसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, किस आधार पर यूनेस्को इनका चयन करता है, क्या उत्तराखंड में भी इस तरह की कोई धरोहरें हैं जिनको इस तरह का दर्जा मिला है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और टूरिज्म से कितना जुड़ती हैं बायोस्फीयर वाली चीजें, पार्क वाली चीजें, इस पर भी अखिलेश जी बात करेंगे। अखिलेश जी, आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या नई जानकारी लाए, मैं चाहती हूँ कि विस्तार से आप बताएं। धन्यवाद सुनीता जी। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पन्ना नेशनल पार्क क्या है। तो पन्ना नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। इसका जो टोटल एरिया है वो 576 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके अलावा यहाँ पर टाइगर्स की संख्या को देखते हुए इस नेशनल पार्क को 1990 में टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। तो टाइगर रिजर्व, अब श्रोताओं के मन में प्रश्न उठेगा कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व वो नेशनल पार्क है जहां पे टाइगर्स की संख्या ज्यादा है और वहां पे टाइगर्स को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशली उनको जो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व की उसमें श्रेणी में इंक्लूड किया जाते हैं। लेकिन विडंबना क्या हुई कि 1990 में टाइगर रिजर्व की इसको कैटेगरी में इंक्लूड करने के बाद 2000 आते आते यहाँ पे जो पहले 40 की संख्या में टाइगर्स थे उनकी संख्या घट के रह गई 2 और बचे सिर्फ मादा टाइगर्स। तो ये जो है कि पूरे देश में ये जो है कि ये चिंता का विषय था। सभी जो हमारे नेचर लवर्स थे उनकी आंखों में आंसू था कि जो टाइगर्स की संख्या 40 थी उसकी संख्या 2000 में जो कि कम से कम होनी चाहिए थी 70, 80 या 100, वो घट के 2 कैसे रह गई। तो इसको लेके सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और ये निर्णय लिया गया कि इसके ऊपर जो है कि जांच कमेटी बिठाई जाए, जांच किया जाए कि ये संख्या कैसे घटी, हंटर्स के अलावा और किन किन अधिकारियों का इसमें हाथ है। और यह भी निर्णय लिया गया कि जितने नीचे से ऊपर तक के अधिकारी हैं, अधिकारी से लेकर नीचे कर्मचारी तक, सबका तबादला कर दिया जाए दूसरे नेशनल पार्क्स में। तो उस समय इन्होंने जो है कि ऐसे पॉलिसी, ऐसे गाइडलाइंस बनाया कि 2019 आते आते पन्ना में जो टोटल टाइगर्स की संख्या थी, जो कहां 2 बची थी 2000 में, वो 2009 में वो बढ़ते बढ़ते हो गई 52। अच्छा। और अभी मैं अगर 2020 की बात करूं तो वहां पे टोटल जो है कि टाइगर्स की संख्या है 54। और इसी कारण से उनके इसी जो है कि पॉलिसी को देखते हुए, उनके इसी कंजर्वेशन के एफर्ट्स को देखते हुए यूनेस्को ने जो हमारा ये नेशनल पार्क है, जो पहले से हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी था जिसको कि हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ था, उसे यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया और 3 दिन पहले यूनेस्को ने इसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया। ओके। तो बहुत शानदार प्रयासों के लिए जो है वो ये यूनेस्को इस पहल बिल्कुल। और जो भी बायोस्फीयर रिजर्व इस तरह के जो कंजर्वेटिव एफर्ट्स करते हैं उनको ही यूनेस्को जो है कि अपने लिस्ट में इंक्लूड करता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा टोटल पूरे वर्ल्ड में 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि टोटल 129 कंट्रीज में सिचुएटेड हैं। और ये जो टोटल 714 बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर मैं इनका एरिया की बात करूं तो ये टोटल एरिया ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल लैंड है उसके बराबर है। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं कि इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है। इसके अलावा ये जो 714 बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे
257 मिलियन पीपल रहते हैं। ये सभी के सभी उस बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं। ये वहां के विलेजर्स हैं, ये वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि वहीं पे रहती हैं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि लिसनर्स को हम ये भी बता दें कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहां पर लोगों का रहना कितना जरूरी होता है, या लोग कितने रहते हैं उसमें। क्या केवल एक सवाल उठ सकता है कि क्या केवल वहां जंगली जानवर, टाइगर, हाथी, क्या ये सभी रहते हैं या इंसान भी रहते हैं? तो अगर आप बताना चाहेंगे उन्हें। इसकी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, उसके बाद बायोस्फीयर पे मैं आता हूँ। देखिए, नेशनल पार्क वो फॉरेस्ट एरिया है, वो प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि फुल्ली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लोरा और फोना स्पीशीज को। आप उदाहरण के लिए बगल में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप देख सकते हैं वहां कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है। सिर्फ जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो वहां जा सकते हैं और उनको भी जो है कि जीप वगैरह में ले जाया जाता है और उनको विजिट करा के ले आते हैं। लेकिन वहां कोई विलेजर नहीं रहता है, वहां कोई ट्राइबल कम्युनिटी नहीं रहती है, तो वहां पे इसके अलावा हम लोग चोरी छुपे वहां नहीं जा सकते हैं। अगर हम लोग गए, पकड़े गए, तो हमें हंटर की जो है कि श्रेणी में डाला जाएगा और हमारे खिलाफ जो है कि कार्रवाई की जाएगी। तो वहां पे फुल्ली प्रोटेक्शन होता है नेशनल पार्क में फ्लोरा फोना स्पीशीज के लिए। फ्लोरा हो गया जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फोना हो गया जो हमारे जंगली जानवर है। इसके अलावा कोई भी आउटसाइडर बिना अनुमति के, बिना जो है कि परमिशन के वहां पर नहीं जा सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां भी फ्लोरा फोना स्पीशीज को प्रोटेक्शन रहता है फुल, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे जो लोकल कम्युनिटी रहती है, चाहे वो विलेजर हो या ट्राइबल कम्युनिटी, उनको ये परमिशन रहता है कि वहां पे जो सूखी लकड़ियां हैं वो वहां से इकट्ठी कर सकते हैं, जो सूखी टहनियां हैं उसे तोड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने पशुओं को चरा सकते हैं, वो थोड़ी बहुत जो है कि खेती कर सकते हैं। और ये जो एरिया होता है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं होता है, पूरा सील बंद नहीं होता है। यहाँ पे आउटसाइडर्स जो है कि जा सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से उनकी एक्टिविटी फ्लोरा फोना स्पीशीज को हार्म नहीं करनी चाहिए। फिर अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यहां पे जो प्रोटेक्शन है वो फ्लोरा फोना स्पीशीज के साथ साथ जो वहां की लोकल कम्युनिटी है, चाहे वहां के विलेजर्स हो, चाहे वहां के ट्राइबल कम्युनिटी हो, उन सबको वहां पे प्रोटेक्शन मिलता है। और बाहरी जो एक्टिविटीज हैं वो देखिए, इसके पहले मैं ये बता दूं कि वहां जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको 3 पार्ट्स में वो डिवाइड किया जाता है। मेन जो सेंटर का एरिया होता है उसे कोर एरिया कहा जाता है, जहां पर सिर्फ फ्लोरा फोना स्पीशीज ही रहते हैं, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं रहती हैं। फिर आता है बफर जोन, जहां पे कुछ टूरिस्ट जा सकते हैं, इसके अलावा रिसर्चर्स जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल टूर पे जो लोग गए हैं वो जो है कि जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिशन जो ये है एरिया, ये जो लास्ट एरिया है बाहर का, यहां पे जो वहां के विलेजर्स हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये रहती है। इसके अलावा टूरिस्ट को भी परमिशन होता है कि वो सिर्फ ट्रांजिशन एरिया तक ही जा सकते हैं। कोर एरिया बफर जोन में उनको जाना अलाउ नहीं होता है। जी जी, मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि पार्क क्या है, सेंचुरी क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अखिलेश जी, क्या उत्तराखंड में भी कोई ऐसी धरोहर है जिसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि टोटल हमारे कंट्री में 18 नेशनल पार्क्स को बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जो मैंने आपको अभी इसके पहले मीनिंग बताया, इसके साथ साथ बायोस्फीयर जो होता है रिजर्व, वो एक नेशनल पार्क का जो एरिया होता है उससे बड़ा एरिया होता है। एक जो नेशनल पार्क का एरिया, मान लीजिए हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका एरिया मान लीजिए 550 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन जो नेशनल पार्क का एरिया है वो इससे बड़ा होगा। अब मैं उदाहरण के लिए, जैसे आपने कहा उत्तराखंड में क्या है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। और मजे की बात यह कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ नंदा देवी नेशनल पार्क को इंक्लूड नहीं करता है, बल्कि ये नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ साथ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को भी इंक्लूड करता है। यानी दोनों को मिला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना। अगर अलग अलग इसको कैटेगराइज करें तो नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, दोनों को मिला के, तो इसका एरिया जो है कि जब भी बनाया जाता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का, तो वो 2-3 नेशनल पार्क को जनरली मिला के
वो बनता है एरिया। और ये जो है कि उत्तराखंड में नंदा देवी, जैसा मैंने बताया, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसके अलावा पूरे हमारे इंडिया में 12 जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा टोटल जो है कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। और ये जो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें बताना चाहूंगा आपको कि इसमें हमारे 1500 विलेजर्स और ट्राइबल कम्युनिटी रहती भी हैं। ठीक है, 1500 जो कि इसमें ट्रांजिशन एरिया में रहती हैं। और यहाँ जो है कि टोटल 45 विलेजेस हैं जहाँ पे ये 1500 जो है कि लोग रहते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे लोगों के मन में हुआ कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सब ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे SC कैटेगरी के भी हैं, ST कैटेगरी के भी हैं, इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूत, ये लोग भी जो है कि वहां पे रहते हैं। यूनेस्को इसे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फ्लोरा फोना के जो स्पीशीज मिलते हैं, वेलिया फ्लावर जैसा आप जानते हैं, वहां पे जिस तरह के फ्लावर्स के स्पीशीज हैं वैसा जो है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इस कारण से इसे जो है कि यूनेस्को इसे रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बताया कि किस किस तरह से ये रिजर्व पार्क हैं और उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, इंडिया में कौन कौन से हैं। अगर हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए अगर कुछ नाम आप लेना चाहें। जी, और मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी तो हमने बात किया पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और हमने बात किया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारे दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये देखिए 3 स्टेट को कवर कर रहा है। जी, ठीक है। सुंदरबन जो हमारा नेशनल पार्क है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, ये भी जो है कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमढ़ी, जो कि हम जानते हैं पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वहां पे मध्य प्रदेश में, तो पंचमढ़ी के नाम से बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कंचनजंगा, ये इसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के पहले 2018 में इसे रिकॉग्निशन मिला था, और ये जो है कि सिक्किम में है। और इसके अलावा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये गुजरात में है, और ये इंडियन वाइल्ड एस के लिए फेमस है। और ये जो इंडियन वाइल्ड एस है, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आपको यही मिलेगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। ओके, अच्छा। इसके अलावा मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे हम जानते हैं मानस जो है कि वहां पे है, असम में है। जी। तो यूनेस्को की रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद क्या इनको कोई आर्थिक सहायता भी उसकी तरफ से मिलती है? क्या फायदे होते हैं? ये फायदा तो यही है कि आज हर व्यक्ति की जुबान पे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है। हर व्यक्ति जान गया, और हम लोग भी शायद पन्ना के बारे में हमने भी इसीलिए बात किया क्योंकि यूनेस्को ने इसे रिकॉग्नाइज किया। तो पन्ना आज जो है कि पॉपुलर हो चुका है, पन्ना को किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे अब आने वाले समय में टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा ये है कि इसे रिकॉग्निशन मिलता है, इससे मान सम्मान मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है, और इसके जो एफर्ट्स हैं जो इसने पिछले 11 सालों में किए हैं, उसके कारण अब इसे जो है कि रिकॉग्निशन मिला है, पब्लिसिटी इसे मिल रही है अब, और यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। जी, तो चलते चलते आखिरी सवाल यही कर लेते हैं कि टूरिज्म, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इनको आप टूरिज्म से किस तरह से जोड़ते हैं? कितना फीसदी टूरिस्ट है जो इनमें इंटरेस्ट लेता है, जो यहाँ तक आता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो हमारे नेचर लवर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो और इनकी संख्या, ये जो आपने पूछा कि कितना प्रतिशत, एग्जैक्ट मुझे प्रतिशत तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर मैं मैन मेड जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनके फॉलोअर्स से कंपेयर करूं तो ये जो संख्या है कम है, क्योंकि जो नेचर लवर्स हैं सिर्फ वो ही यहाँ पे आते हैं, बाकी जो दूसरे टूरिस्ट है वो नहीं आते हैं। मैं उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पहला नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क है जो कि एलिफेंट्स के लिए फेमस है। गंगोत्री नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क की हमने बात किया, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की हमने बात किया। लेकिन हम जो टॉप 10 टूरिस्ट स्टेट्स हैं इंडिया के, चाहे वो डोमेस्टिक के मामले में या इंटरनेशनल के मामले में, उसमें हमारा नाम नहीं है।
इसका कारण यही है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, मैक्सिमम नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, इसके अलावा रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तो जो इससे ही हमें साफ पता लगता है, यही जो है कि एग्जांपल है कि इसी कारण से ये जो है कि उत्तराखंड में भी शायद बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में टूरिस्ट थोड़े कम आते हैं। और दूसरा ये भी है कि क्योंकि सीजनल टूरिज्म है हमारे यहाँ, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही जो है कि टूरिस्ट को अलाउ रहता है या फिर टूरिस्ट का इंटरेस्ट रहता है वो जो है कि विजिट कर सकें। तो और आप वैसे भी देखेंगे जो जैसे इंडिया के जो टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसमें जो है कि रेड फोर्ट है दिल्ली का, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, सन टेम्पल कोणार्क है, तो सभी मैन मेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तो हमेशा जो है कि जो टूरिस्ट का इंटरेस्ट रहा है वो मैन मेड टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। इसके अलावा अगर मैं वर्ल्ड सिनेरियो में बात करूं तो जो वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें टॉप 5 में अगर बात करें, फ्रांस, स्पेन, चाइना, यूएसए, और इन सब में जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या ज्यादा है, और वो उसमें भी जो ह्यूमन मेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। जी, जी, जी। तो इससे साफ पता लगता है कि जो जितने भी टूरिस्ट हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, वो मैन मेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस को देखने के लिए ज्यादा जाना पसंद करते हैं। जी जी जी। तो हम ये ऐसा तो नहीं है कि ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, लोग एडवेंचरस टूरिज्म करना चाहते हैं, नेचर के पास जाना चाहते हैं, ग्लेशियर दर्रों तक जाना चाहते हैं, हालांकि बहुत कम फीसद है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा युवाओं में ट्रेंड बदल रहा है और इस तरफ आने वाले समय में संभावनाएं ज्यादा होंगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है। अब जैसे कि मैंने अभी बात किया कि सीजन का, क्या वैली ऑफ फ्लावर में या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में मैं साल के 12 महीने जा सकता हूं? क्या गंगोत्री नेशनल पार्क को देखने के लिए मैं साल के 12 महीने जा सकता हूं? क्या कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट 12 महीने मेरे लिए खुले हैं? बिल्कुल। नहीं खुले हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए ही है, और बाकी टाइम जो रहता है, अब जैसे कि ताजमहल देखिए, रेड फोर्ट देखिए, कुतुब मीनार देखिए, वहां आप अगर जयपुर जाएं, जोधपुर जाएं, तो वहां के जो फोर्ट्स हैं, जयगढ़ फोर्ट, नहरगढ़ फोर्ट, अंबर फोर्ट, वो साल के 12 महीने खुले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पे टूरिस्ट की संख्या ज्यादा रहेगी। अगर यही हमारे यहाँ भी जो टूरिस्ट को परमिशन रहता, वो अब ये टूरिस्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट मना कर देती कि नहीं अब आप नहीं आ सकते, बल्कि मजबूरी रहती है, क्योंकि स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाता है पहाड़ों पे, ठीक है, ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस कारण भी जो कि टूरिस्ट खुद भी नहीं आते और गवर्नमेंट को भी मना करना पड़ता है। तो ये कारण है कि टूरिस्ट आना चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है। बिल्कुल। तो ये कुछ पहाड़ी दुर्घटनाएं हैं जिनको इतनी जल्दी फिलअप नहीं किया जा सकता है। तो अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। पन्ना बायोस्फीयर के बहाने हम लोगों ने तमाम सारे नेशनल पार्क्स पर बात की, सेंचुरी पर बात की कि वो क्या होती हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी बातचीत आज की रही है। अगर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में तो जरूर आपका आज से इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा। आप जानना चाहेंगे कि आपके उत्तराखंड में कितने और पार्क हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही रेलिवेंट इश्यू पर, समसामयिक इश्यू पर आपसे बातें करते रहेंगे। टूरिज्म के तमाम सारे एस्पेक्ट पर बात करेंगे। अखिलेश जी लगातार आप सबके साथ बने हुए हैं, और अगर स्टूडेंट्स अगर कोई हमें सुन रहे हैं तो आप कभी भी अखिलेश जी से कोई भी क्वेरीज आपकी हों तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। वो अपना नंबर हमेशा देने को तैयार हैं। अखिलेश जी, अगर आप अपना नंबर 7376651395, मैं दोबारा बोल रहा हूँ 7376651395। किसी भी, चाहे वो टूरिज्म का स्टूडेंट हो उत्तराखंड का, या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का, या फिर हमारे उत्तराखंड के जो लोकल कम्युनिटी हैं, वो अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिज्म के कोर्स से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कॉल करें। जी। तो दोस्तों, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, और हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। आप लोग हमारे रेडियो को ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो की जो दायरा होता है वो बहुत कम दायरा है। केवल हल्द्वानी शहर में ही रेडियो सुना जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पर इसके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं तो रात 11 बजे तक भी आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।